गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रत्नेश कुमार पांडे एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन और उसकी सांद्रता के विषय में कि सॉल्यूशंस क्या होता है और उसकी सांद्रता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस, इसको इन हिंदी हम लोग कहते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन। तो डिफिनीशंस में हम लिखेंगे ओनली डिफिनीशंस। इसका डिफिनीशंस क्या है? सॉल्यूशंस आर homogeneous mixtures of two or more than two components ठीक। हमने कहा सॉल्यूशन क्या है? एक समांग मिश्रण है। होमोजीनियस मीन्स समांग मिश्रण। इसके पहले आप लोगों को हमने बताया था कि मैटर होता है, मैटर में प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है? प्योर में एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है ना। इम्प्योर में आपके जितने भी मिक्सचर्स हैं उसमें दो टाइप का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पर यह होमोजीनियस मिक्सचर्स है, टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं। इसका यही डिफिनीशंस होगा कि यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। ठीक है। कोई भी सॉल्यूशंस फार्म करते हो, सॉल्यूशन जब भी बनाना होता है आपको, सॉल्यूशन आप बनाए विलयन। जैसे आपने क्या किया, साधारण नमक NaCl केमिकल फार्मूला होता है इसका, और वाटर की मिश्रण को आपने ले लिया एक साथ, H2O वाटर मिश्रण, और यह सॉल्ट का है ना, साल्ट है। तो इससे क्या हो गया? सॉल्यूशन फार्म हो गया, सॉल्यूशंस बन गया सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशंस को आप क्या कहोगे? यह समांग है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी कंपोनेंट हैं वो एक समान रूप से चारों तरफ वितरित हैं, बटे हुए एंड डिस्ट्रीब्यूट हैं। इसी प्रकार शुगर है और वाटर को आपने क्या किया था? ऐड किया, और वह क्या बन गया? सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशंस को आप क्या बोलोगे? यह समांग सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर्स है। ठीक। तो इस मिश्रण में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है ना। जिस पदार्थ की मात्रा क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी, उसे क्या बोलोगे? सॉल्यूट बोलोगे, सॉल्यूट। और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसे क्या बोलोगे?
सॉल्वेंट बोलोगे, सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में क्या होता है, जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट हो गया, जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम हो वह क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशंस को डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या लिख सकते हो, solutions are homogeneous mixtures of solute and solvent। लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में जिस पदार्थ जिस मैटर की क्वांटिटी कम होती है उसको सॉल्यूट बोला जाता है, जिसकी अधिक होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है इसका कंसंट्रेशंस, सांद्रण, डिटर्मिनेशन ऑफ concentration of any solution किसी भी विलयन की सांद्रता का निर्धारण। कंसंट्रेशंस मीन्स क्या होता है, सांद्रता। इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, विलयन की सांद्रता का निर्धारण। किसी भी विलयन के सांद्रता का निर्धारण कैसे किया जाता है, सांद्रता क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशंस। तो इसके विषय में हम कहेंगे कि विलयन के निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन का संगठन या सांद्रण कहलाता है। या हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसी विलायक की विशिष्ट मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन का संगठन या सांद्रण कहलाती है। आप जानते हो कोई भी सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म करोगे, सॉल्यूशंस है ना, तो उसके एसेंशियल कंपोनेंट क्या हैं, एसेंशियल कंपोनेंट है सॉल्यूट्स प्लस सॉल्वेंट। ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी को आप देखते हो, सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में कि सॉल्यूट कितना उसमें डिजॉल्व है, वहीं उसका सांद्रण हो गया, है ना, प्रति लीटर, विलयन के प्रति लीटर, या सॉल्वेंट के पर लीटर वॉल्यूम में कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट्स की अवेलेबल है, यही देखा जाता है कंसंट्रेशंस टर्म में। ठीक। सांद्रता का जब भी आप निर्धारण करोगे तो इसके विषय में यही बोलोगे कि पर लीटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट
व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स, डिटर्मिनेशंस करते हो, निर्धारण करते हो। और जैसे हमको कोई समीकरण दिया है a+b = c+d, इसमें आपसे बोल दिया जाए ए की सांद्रता, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ब्रैकेट में करते हो, लार्ज ब्रैकेट ए का सांद्रण, इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ ए। ओके, इसी प्रकार कंसंट्रेशंस ऑफ बी को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, लार्ज ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में। सी के कंसंट्रेशंस को भी ऐसे ही लिखते हो। फिलहाल बस इसके विषय में आपको जानना है, बेसिक नॉलेज ले रहे हो। अभी डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर्स को पढ़ना भी पड़ेगा। फिर अब हम विलयन के संगठन को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। जैसे हमने कहा भार प्रतिशत, बोला भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, इसको W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। इसको मास परसेंटेज कहते हैं, मास परसेंटेज। ये मास परसेंटेज क्या है, इसके द्वारा आप क्या करोगे, डिटर्मिनेशंस करोगे, किसका, कंसंट्रेशंस का, किसी भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशंस का मास परसेंटेज में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशंस करते हैं। ओके, कि मास परसेंटेज क्या है उसका। तो यहाँ पर किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उसका भार प्रतिशतता कहलाता है ना। सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस के दो एसेंशियल कंपोनेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ए सॉल्यूट हो गया और ए सॉल्वेंट हो गया। तो हम यही देखेंगे 100 ग्राम क्वांटिटी किसकी है, दोनों ग्राम में जब हो, सॉल्यूट की क्वांटिटी भी ग्राम में दी गई हो और सॉल्वेंट की भी क्वांटिटी ग्राम में हो, तो उससे हम कहते हैं W/W। याद रखिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की क्वांटिटी जब क्या हो, ग्राम में हो, तो वहीं क्या बोला जाता है, W/W। और इसमें यह देखा जाता है कि जो विलयन है, विलयन सॉल्यूशंस, उसके 100 ग्राम में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी, मात्रा उपस्थित है, वही क्या बोला जाता है, भार प्रतिशतता बोला जाता है, मास परसेंटेज बोला जाता है। इसको किस प्रकार से आप लिखोगे, निकालोगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने कहा परसेंटेज जैसे निकालना है वैसे ही निकालोगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे सपोज दैट कोई भी सॉल्यूशंस फार्म कर रहे हैं, उसमें 25 ग्राम हमने क्या लिया, सॉल्यूट ले लिया, सॉल्यूट, ठीक है। और 100 ग्राम क्या लिया, सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट। इन दोनों के मिश्रण से किसका निर्माण हुआ, 125 ग्राम सॉल्यूशंस फार्म हुआ। तो सॉल्यूशन आपसे पूछेगा W/W और
सॉल्यूशंस का मास परसेंटेज कितना होगा, तो आप देखोगे क्या, सबसे पहले सॉल्यूट का वेट लिखोगे, ठीक है, इन ग्राम। फिर सॉल्यूशंस का वेट लिखोगे 125 ग्राम। फिर उसको क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस, जो क्या करता है, कंसंट्रेशंस को बताता है। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, 100 ग्राम सॉल्यूशंस में उपस्थित सॉल्यूट मीन्स विलेय पदार्थ की मात्रा, वही क्या होता है, मास परसेंटेज कहलाता है। इसको W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है आपका आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं W/V। W/V परसेंटेज जब भी दिया हो तो समझ लो क्या है, सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट इन ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक ना, लीटर में दिया रहेगा क्योंकि ये ऐसा यूनिट है वॉल्यूम का, ठीक। तो जब भी जैसे हमने कहा ये आपका क्या है, क्वांटिटी दिया है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो आप अपने आप समझ लोगे एक उसमें इसकी मेन कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट में क्वांटिटी कितनी है, हाँ, सॉल्यूशन में क्वांटिटी कितनी है किसका, सॉल्यूट का, इन ग्राम, ग्राम में दिया हो, जैसे हमने कहा 25 ग्राम, ठीक है। और सॉल्यूशंस कितना बना, 2 लीटर, 5 लीटर और 250 लीटर, जो भी क्वांटिटी ले लो, है ना, इन लीटर होना चाहिए, ठीक ना, 2 लीटर, ठीक है, लीटर ले लो और मल्टीप्लाइड विथ 100 कर दो, यही क्या हो जाता है, W/V परसेंटेज को ये शो करता है। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड विथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर मल्टीप्लाइड विथ 100। इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज की गणना करते हैं। परसेंटेज जैसे निकालते हो, इसमें यह देखा जाता है कि जो विलयन के 100 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की क्या मात्रा है इन ग्राम, और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता यही है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों की संख्या या ग्राम में मात्रा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। तो ये एक टर्म है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशंस का निर्धारण करते हैं। परसेंटेज आप लोग निकालते हो, परसेंटेज जिस प्रकार से निकालते हो, यानी 100 में उसकी मात्रा को देखते हो। 25% का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब यही हुआ कि 100 में जो 25 आया है उसकी मात्रा कितनी है, 25 है ना। तो
प्रतिशतता आप लोग जानते हो, परसेंटेज, ये सबके विषय में पढ़ाया गया होगा। फिर उसके बाद हमको ये जानना है कि जैसे सॉल्यूशन हमने बताया था, सॉल्यूशंस के विषय में, सॉल्यूशंस में एक होता है क्या, इसको दो टाइप में डिवाइड करते हो, दो प्रकार के सॉल्यूशंस के विषय में जानना है हमको। एक होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो ये दोनों सॉल्यूशंस क्या हैं, सैचुरेटेड क्या, अनसैचुरेटेड क्या है, तो बस इसके विषय में जानना है। कभी काल पूछ दिया जाता है। तो सैचुरेटेड मीन्स और अनसैचुरेटेड मीन्स क्या होता है, इसको बोलते हो संतृप्त, संतृप्त विलयन। ठीक है, वह विलयन जिसमें विलय की और मात्रा को न घोली जाए, उसे क्या बोलोगे, संतृप्त विलयन। स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसमें विलय की और अधिक मात्रा को आप नहीं मिला सकते, नहीं घोल सकते, वह सैचुरेटेड कंडीशन हो गया। अनसैचुरेटेड मीन्स हो गया असंतृप्त, असंतृप्त। ठीक है, विलयन, असंतृप्त विलयन, जैसे हमने स्पेसिफिक टेम्परेचर पर क्या किया, सॉल्यूट की मात्रा को मिलाया, वह डिज़ोल्व हो गया, घुल गया सॉल्वेंट में, तो हम कहेंगे यह सॉल्यूशन कैसा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जिसमें डिमांड हो, सॉल्यूट की डिमांड हो, नहीं और घुल जाएगा, घुलते गए घुलते गए। फिर एक कंडीशन ऐसा आता है जब वह न घुले, घुलते घुलते एक ऐसा कंडीशन आएगा जब विलय मीन्स सॉल्यूट की और क्वांटिटी को सॉल्वेंट में न घोल पाए, तो वह क्या हो गया, सैचुरेटेड, संतृप्त विलयन बोला जाएगा। और जिसमें घुल जाए तो वह असंतृप्त है। इसी प्रकार आपको हमने बताया था प्रैक्टिकल लैब में जब भी आप देखते हो तो कुछ बॉटल पर DIL डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, जैसे डाइल्यूट H2SO4, DIL HNO3 नाइट्रिक एसिड, DIL HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कुछ बॉटल पर CON H2SO4 है ना, CON HNO3 और CON क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे लिखा रहता है। तो कॉन्सनट्रेट, ये CON का मतलब क्या हो गया, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है, और यह DIL का मतलब क्या हो गया है, यह डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस है। डाइल्यूटेड मीन्स क्या होता है, पतला होता है। जब सॉल्वेंट के क्या होता है, निश्चित मात्रा में, है ना, विलय की क्वांटिटी क्या हो, कम हो, तो उससे क्या बोलोगे, यह तनु विलयन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस है। वहीं पर क्या हुआ, निश्चित मात्रा में जो विलय की मात्रा है क्या हो, अधिक है, जो सॉल्वेंट का निश्चित मात्रा है, उसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, तो वह क्या हो गया, कॉन्सनट्रेट हो गया। जैसे हम चीनी और पानी का सॉल्यूशन बना रहे हैं या नमक पानी का घोल बना रहे हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कौन हल्का मीठा है, कौन बहुत अधिक मीठा है। तो जो बहुत अधिक मीठा होता है उसमें हम कहेंगे इसकी, इस विलयन में सॉल्यूट की मात्रा यानी चीनी की मात्रा काफ़ी अधिक है,
तो उसे हम बोलते क्या है, कॉन्सनट्रेटेड बोलते हैं। जिसमें कम होता है, हल्का मीठा है, हल्का खट्टा है, तो वो हो गया आपका डाइल्यूटेड। ओके, ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी पर। क्वांटिटी अधिक है तो कॉन्सनट्रेट हो जाएगा, क्वांटिटी कम है तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। और कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशंस की सांद्रता का निर्धारण करते हैं। जैसे हमने कहा कौन सा मेथड्स है जिसके द्वारा हम किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करते हैं। तो पहला आता है मोलैरिटी, है ना। फर्स्ट आता है आपका मोलैरिटी। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशंस, पूछा जाता है, दिया भी जाता है। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। इसको जब भी प्रदर्शित करना होगा तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोलैरिटी क्या है? इट इज द मोस्ट वाइडली, इट इज द मोस्ट वाइडली used unit and is denoted by, and it is denoted by capital M. Okay, it is defined as the, it is defined as the, it is defined as the numbers of moles, the numbers of moles of the solute, of the solute in 1 liter of the solutions, in 1 liter of the solutions, of the solutions. ओके, तो मोलैरिटी को जब भी आपको लिखना होगा तो इसका फार्मूला कैसे बनाओगे? मोलैरिटी कैपिटल एम से, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। विलयन की मोलरता मीन्स क्या लिखोगे? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर्स ऑफ moles of solute, ठीक है, divided with volume of solutions in liter, volumes of solutions in liter, in liter। इसमें क्या होता है, मोलैरिटी में नंबर्स ऑफ मोल्स देखे जाते हैं ऑफ सॉल्यूट। हमने कहा सॉल्यूशन है तो दो एसेंशियल कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट है, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। इन दोनों के मिश्रण से किसका, सॉल्यूशंस का निर्माण हुआ। तो जो वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, उसको लीटर में, यदि लीटर में नहीं है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे हमने कहा
सॉल्यूट के 4 मोल हैं तो नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे, है ना, डिवाइडेड विथ 250 मिलीलीटर दिया है। मिलीलीटर ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो यहाँ पर इसको लीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप पर लीटर में क्या करते हो, नंबर्स ऑफ मोल्स देखते हो। तो यहाँ पर 1000 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्यूशंस की मोलरिटी को क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि मोलरिटी कितना होगा सॉल्यूशन का। यदि लीटर में दिया है तो इसको हटा देंगे, तो लीटर में हमको चाहिए यहाँ पर, ये होता है मोलरिटी। और नंबर्स ऑफ मोल्स यदि नहीं दिए हैं तो उसके लिए नंबर्स ऑफ मोल्स के लिए हमने बताया कि हम देखेंगे सॉल्यूशंस फॉर्मेशन में, जो सॉल्यूशंस आपने बनाया है, सॉल्यूशंस में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है और सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स, जैसे यहाँ पर हमने कहा दिया H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड एज ए सॉल्यूट आपने लिया तो इसकी क्वांटिटी जो भी दी रहेगी उसको देखिएगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है उसको हम बताए ही हैं। जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हाइड्रोजन का 1 दिया है, मान लो जो एटॉमिक वेट, एक एटम का वेट कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है एटॉमिक वेट, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर 4 हैं तो एक का 16 तो 4 का 64 हो जाएगा, प्लस 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 98। ये क्या हो जाएगा, ओनली मॉलिक्यूलर वेट, यह क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इन यूनिट, ठीक। और इस मॉलिक्यूलर वेट से जो क्वांटिटी सॉल्यूट की दी है, दी गई अमाउंट, दी गई मात्रा, सॉल्यूशंस फॉर्मेशन में मात्रा दी जाती है कि सॉल्यूट के इतने ग्राम की आवश्यकता पड़ी, जो भी है ग्राम, उससे इसको डिवाइड कर दोगे, है ना, तो वह क्या बताएगा, नंबर्स ऑफ मोल्स बताएगा। इसके विषय में हमने प्रीवियस क्लास में बताया भी था। फिर मोलरता के बाद आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी मीन्स क्या होता है, मोललता, मोललता, दोनों में अंतर है, मोलरता मोललता में अंतर है। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोललता को क्या करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरता को, मोलैरिटी जब कहा जाए तो कैपिटल M, मोलैलिटी कहा जाए तो स्मॉल m। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज, it is defined as the numbers of moles, the numbers of moles of solute, numbers of moles of solute present in 1 kg of solvent, ठीक। it is denoted by small m। तो इसमें भी
हम कहते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल m इक्वल टू, क्या बोलोगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड विथ मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम kg। ग्राम में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, जो भी सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कितनी है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 4 मोल्स हैं, ठीक है, 4 मोल्स 5 मोल्स जो भी दिया हो उसको लिख लो। फिर kg के जगह पर मान लो दे दिया 250 ग्राम दे दिया, तो इसको kg में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और उस सॉल्यूशंस के मोलैलिटी को फाइंड कर लोगे। ओके, तो ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ 0 0 से कैंसिल हो गया, यह हो गया 400 डिवाइडेड विथ क्या बोलोगे 25, कितना आ जाएगा, 816 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4, इसको डिवाइड कर दोगे तो लगभग आ जाएगा 8 1 16 आना चाहिए, 16 के प्रति मोल में आएगा, है ना, 16 मोल प्रति kg, या इसको मोल kg -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब फिर इसके बाद आता है मोलैलिटी के बाद नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता इसे बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल N के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या देखा जाता है, इट इज डिफाइंड as the number of equivalent weight of solute present in 1 liter amount of solutions, it is denoted और हम रिप्रेजेंट बाई कैपिटल N, ठीक। इक्विवेलेंट तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या करते हैं, देखते हैं नॉर्मलता के केस में।
नॉर्मलता कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। And divided with volume of given solution in लीटर में वॉल्यूम देखते हैं। यदि मिलीलीटर में रहेगा तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर हमने किया था, है ना। कन्वर्जन प्रक्रिया आती है मेजरमेंट में ही। तो ये हो गया नॉर्मलता। अब नॉर्मलता किसका, जैसे हमने कहा नॉर्मलता इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए, जैसे आप मोलों की संख्या निकालते हो तो पदार्थ का भार देखते हो, सॉल्यूशंस में कितना मैटर हमने यूज़ किया और उसको क्या करते हो, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हो। उसी प्रकार नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशंस आपने लिया है, ठीक ना, उसमें 2 मेन कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, ग्राम में होगी, और इस सॉल्यूट की तुल्यांकी भार से, इक्विवेलेंट वेट से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की गणना करते हैं, तुल्यांकों की संख्या को निकालते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इन ग्राम, इसको हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। तो अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, उसकी तुल्यांकी भार से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तुल्यांकी भार से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करके हम उसका इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को फाइंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख दोगे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम divided with equivalent mass of solute। तो सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है, किसी भी सॉल्यूट का यूज़ कर सकते हो सॉल्यूशंस फॉर्मेशंस में, एलिमेंट भी हो सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया होगा, कोई भी एसिड हो, जैसे हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यह क्या देगा, HN देगा, 2HN देगा, और सल्फेट आयन देता है, टूटेगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह क्या देता है, एक HN देता है और एक Cl- आयन देता है ना।
HNO3 HNO3 एक HN देता है और एक नाइट्रेट आयन देता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या काउंट करते हैं, इस एच आयन की संख्या को, कोई भी एसिड है एच आयन कितना दे रहा है, ठीक है, और उसका जो भार है, अमाउंट है, मॉलिक्यूलर वेट है, उसमें क्या करेंगे हम, उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जैसे क्या है 98 है, अभी हमने निकाला भी था। इसका इक्विवेलेंट वेट मास निकालने के लिए बोला जाए तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड विथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो कितना है 2 है, यानी 49 यूनिट क्या हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो इस प्रकार से एसिड का तुल्यांकी भार आपने ज्ञात किया। ऐसे ही आपका बेस होता है, जैसे हमने कहा NaOH, तो ये क्या करता है बेस, यह OH आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, इसको हाइड्राइड आयन बोलो। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या करेगा, कैल्शियम पॉजिटिव पॉजिटिव और 2OH निगेटिव। OH आयन की संख्या कितनी होगी इसमें, कोई भी बेस है तो OH आयन देगा, जरूर देगा, क्योंकि वह बेस है। और ऐसे ही AlOH थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो यह भी क्या होगा, डिकम्पोज होगा एल्युमिनियम प्लस 3 आयन में और 3OH माइनस आयन में। तो OH माइनस आयन की संख्या को देखोगे और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे आप डिवाइड करके क्या करोगे, इसकी तुल्यांकी भार की गणना कर लोगे, और फिर सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी दी रहेगी उससे उसके इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की गणना कर लेते हैं कि पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी क्वांटिटी इक्विवेलेंट नंबर अवेलेबल है, किसका, सॉल्यूट का। साल्ट जैसे हमने कहा NaCl क्या है, ये साल्ट है। जब भी साल्ट का फॉर्मेशन आप लोग पढ़े होंगे कि एसिड और बेस की परस्पर रिएक्शन से किसका निर्माण होता है, साल्ट का निर्माण होता है। तो साल्ट में नंबर ऑफ केटायन देखे जाते हैं, केटायन की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला उससे 1 से क्या करोगे, डिवाइड करके क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी भार निकाल लोगे। बस इसमें क्या होगा, H आयन और OH आयन नहीं रहेंगे, केटायन एनायन बराबर संख्या में प्रेजेंट रहते हैं, तो केटायन की संख्या को काउंट करते हैं। जैसे हमने कहा कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो यह Cu++ SO4 माइनस माइनस में टूटता है, तो ये काउंट करोगे 2 है, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड करके इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हो। कोई भी एलिमेंट है तो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसके वैलेंसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो इसका तुल्यांकी भार निकालना है, तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 16 होता है, और इसका संयोजकता कितना है, 2 है, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको एज ए डिवाइड करके इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं, और इसके बेसिस पर ही हम प्रारंभिक परिभाषा भी पढ़ें कि किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह भार है जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ क्या होता है, संयोग करता है, या उसके द्वारा स्वयं क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तत्व का तुल्यांकी भार बोला जाता है। सब प्रीवियस कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो हम यहाँ पर जब भी हमको नॉर्मेलिटी कहा जाए तो बस नॉर्मेलिटी यानी पर लीटर सॉल्यूशंस में क्वांटिटी ऑफ
और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या तुल्यांकों की संख्या को देखी जाती है, वहीं उस विलयन की क्या हो जाती है, नॉर्मलता हो जाता, नॉर्मेलिटी। फिर उसके बाद आता है आपका फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ, इसमें क्या देखोगे, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फॉर्मल absolute present in 1 लीटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या निकाला जाता है, फार्मलों की संख्या। फार्मलों की संख्या कैसे निकालोगे, एक लीटर विलयन की 1 लीटर में मिले ग्राम सूत्रभार की संख्या क्या कहलाती है, फॉर्मेलिटी कहलाती है ना। ये वैसे कभी रेयर केस में पूछा जाता है, यदि पूछ दिया तो आप यही कहोगे निश्चित ताप पर किसी विलयन की 1 लीटर में मिले ग्राम सूत्रभार की संख्या क्या बोली जाती है, फॉर्मेलिटी बोली जाती है, जिसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम सूत्रभार का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई भी कंपाउंड है, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, कोई भी कंपाउंड है, ए एलिमेंट हो गए, उसके अवयव हो गए एक्स वाई जेड, ये क्या हो गया, उसकी रेशियो को बताता है। इस रेशियो में उस यौगिक में उपस्थित है, इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो सूत्र का जो भार होता है वही क्या बोला जाता है, सूत्र भार, फार्मूली वेट है ना, फार्मूला का वेट, और फार्मूला मास बोला जाता है। तो जब फार्मूला मास आपको मालूम है, तो फार्मूला मास जो सॉल्यूशंस आप फार्म कर रहे हो उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी यदि मालूम है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस जो भी है, उसके फार्मूला मास से क्या करो, डिवाइड करके नंबर ऑफ फार्मल, नंबर ऑफ फार्मल की गणना कर लो। फिर उसके बाद क्या करते हो, जैसे मोलों की संख्या निकालते हो, तुल्यांकों की संख्या निकालते हो, उसी प्रकार फार्मल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यदि लीटर में नहीं है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाता है, कैपिटल एफ हो जाता है, ओके, फॉर्मेलिटी बोलते हो। फिर उसके बाद आता है आपका मोल फ्रैक्शन आता है, ओके। तो मोल फ्रैक्शंस देखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है, मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस होता क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज क्या है, रेशियो है। यदि मोल फ्रैक्शंस को आपको डिफाइन करना होगा तो कहोगे इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो, it is the ratio of numbers of moles, numbers of moles of a particular component, numbers of moles of a particular, ठीक है, पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द
to the total numbers of moles, total numbers of moles of the solutions, of the solutions। जिसके मोल फ्रैक्शंस की गणना करना है उसके मोलों की संख्या को देखते हैं। सॉल्यूशन है, फिर वही बात, सॉल्यूशन में दो एसेंशियल सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसी से क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन होता है। तो जिसके मोल फ्रैक्शंस की गणना करनी है सॉल्यूशन में, या तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस को निकालोगे या तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस को निकालोगे, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को देखना होता है। सपोज दैट ये ए है और यह बी है, इसको हम बताए भी हैं। ए क्या होता है, सपोज दैट सॉल्यूट है, बी क्या है, सॉल्वेंट है। तो नंबर्स ऑफ मोल्स, नंबर्स ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या को हम क्या करते हैं, देखते हैं। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल की संख्या, इसको हमने Na से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। Na मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है ये आपको मालूम है कि पदार्थ का मात्रा, क्वांटिटी जो दी गई है सॉल्यूशन में, उसके मॉलिक्यूलर वेट से जब भी डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इसी प्रकार नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट Nb कर दिया, तो जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना, चाहे सॉल्यूट का चाहे सॉल्वेंट का, सपोज दैट इसका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शंस फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, तो इसमें क्या करोगे, इसको मोल फ्रैक्शंस को जीटा के द्वारा एक्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ ए लिख दो, तो ए का मोल फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, Na है, मोलों की संख्या सॉल्यूट के Na है, और जो सॉल्यूशंस में टोटल कंपोनेंट या अवयव हैं उसके मोलों की संख्या को लिखो। तो टोटल क्या है, एक ए है और दूसरा बी है, तो ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। इसी प्रकार से बी का मोल फ्रैक्शन जब भी निकालना होगा, जीटा बी, कहीं कहीं ईटा भी कहते हैं, कहीं कहीं जीटा भी कहते हैं, इसको समझाए हैं आप लोगों को। Nb टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस, Na प्लस Nb, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शंस हो गया या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। सॉल्यूशन में चाहे वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शंस पूछे चाहे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शंस पूछे, तो इन जब दोनों को ऐड करोगे, XA मीन्स मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एडेड विथ मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट, आपको क्या मिलेगा, 1 आएगा। ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस मीन्स भिन्न होता है, तो भिन्न जैसे हमने कहा कि कोई वन ऑब्जेक्ट है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, इसको हाफ बोला इसको हाफ बोला, इसी दो कंपोनेंट से इस पूरे कंपोनेंट का निर्माण हो रहा है, तो 1/2 प्लस 1/2 आप करोगे तो 1 आता है। उसी प्रकार यह भिन्न ही है, फ्रैक्शन में भिन्न होता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, चाहे ए का चाहे बी का, टू द टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अनुपात है जिसका फ्रैक्शन विलेय या अवयवी, किसी भी विलयन के अवयव
और उस विलयन में उपस्थित संपूर्ण अवयवों का जो मूल होता है, मूलों की संख्या का अनुपात क्या बोला जाता है? मूल प्रभास कहलाता है। इस प्रकार से आपने क्या क्या पढ़ा? किसी भी सॉल्यूशंस की सांद्रता को निर्धारित किस प्रकार से किया जाता है, सॉल्यूशंस क्या होता है, उसके मुख्य कंपोनेंट क्या हैं, W/W ग्राम प्रतिशतता के विषय में पढ़ा आपने, W/V प्रतिशतता परसेंटेज को देखा आपने, किस प्रकार से हम किसी विलयन की सांद्रता को निर्धारित करते हैं, सांद्रता क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, और फिर उसके बाद फॉर्मेलिटी के विषय में देखा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। ओनली आपको एक आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और फिर जब भी हम इसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ओके, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट। यदि नहीं समझ में आया तो फिर मैसेज कीजिएगा। ओके।